हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज की क्लास में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्नोट थ्योरम। ठीक, हम लोगों ने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, और साथ ही साथ हमने हीट इंजन के बारे में भी पढ़ाई कर ली है। हीट इंजन एक इरिवर्सिबल हीट इंजन होता है, जबकि कार्नोट इंजन की अगर हम लोग बात करें तो कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। ठीक, माने वो पहले प्रोसेस में हीट इंजन की तरह काम करेगा और फिर नीचे से जब ऊपर की तरफ हीट को लेके जाएगा तो उस समय वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम क्या कह रही है इसके बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो देखिए कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। अगर हम लोग इसके स्टेटमेंट की बात करें, कार्नोट थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या कहती है कि अगर कोई दो इंजन है जो कि सेम दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, माने कि एक ऊपर का सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, दूसरा नीचे सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है, और T1 और T2 के बीच में ही हमने दो इंजन लगा दिए जिसमें एक इरिवर्सिबल इंजन है और दूसरा रिवर्सिबल इंजन है, तो हमेशा रिवर्सिबल हीट इंजन की ही एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती है। और रिवर्सिबल इंजन कौन सा इंजन होता है, कार्नोट इंजन होता है। तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी हीट इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है। ठीक, तो कार्नोट थ्योरम के स्टेटमेंट की अगर बात आएगी तो क्या बोलेंगे हम लोग स्टेटमेंट में जब देंगे, तो बोलेंगे कि नो इंजन इज मोर efficient than a Carnot engine. No engine is more efficient than a Carnot engine operating between two same heat reservoirs. Heat reservoirs. हीट रिजर्वायर क्या होता है हम लोग को पता है। हीट रिजर्वायर का मतलब एक इसमें क्या होता है सोर्स, एक क्या होता है सिंक। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको लिखें तो हम लोग एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं किससे, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईटा से। तो यहाँ पे होगा कि ईटा आर इज ग्रेटर देन क्या होता है, ईटा आई। माने कोई भी जो रिवर्सिबल हीट हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी इरिवर्सिबल हीट इंजन से। ठीक है, अब बात आती है कि इसको प्रूव करके कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो आते हैं इसके प्रूफ पे। ठीक है, तो हमने मान लिया कुछ, लेट वी हैव टू हीट रिजर्वायर्स, दो हीट रिजर्वायर हमने मान लिए, वन एट टेम्परेचर T1 while another at temperature T2 where T1 is greater than T2। T1 बड़ा है जबकि T2 क्या है, छोटा है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज मान लेते हैं क्या, ऑल्सो लेट I is a I is an irreversible heat engine and
R is a reversible heat engine. रिवर्सिबल हीट इंजन, ब्रैकेट में हम लोग बताएंगे क्या है ये, कार्नोट इंजन है। ठीक, अब हमने माना कि हमारे पास एक क्या है, हीट रिजर्वायर है जो कि सोर्स है हमारा, और इसका टेम्परेचर कितना है T1, सोर्स है उसका टेम्परेचर कितना है T1। दूसरा हमने नीचे बना दिया और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है T2। ठीक, हमने मान लिया कि एक हीट इंजन है जो कि इरिवर्सिबल है आई, वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जिसे कार्नोट इंजन भी हम लोग कह रहे हैं, वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो हीट इंजन आई है वो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है कितनी, Q1, और कुछ वर्क क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इस वर्क को हमने मान लिया कितना है W, और रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट को छोड़ रहा है इसके पास, उस हीट को हमने मान लिया Q2 है। तो जो W होगा वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें आगे की, तो यहां मान लेते हैं कि इसने हीट एक्सट्रैक्ट करी कितनी, Q1 डैश, सिंक को जो हीट बची हुई प्रोवाइड कराई उसको मान लिया Q2 डैश। तो इसका मतलब इसने जो वर्क डन किया होगा W डैश, उसको हमने मान लिया Q1 डैश माइनस Q2 डैश हो गया। क्या हो गया, Q1 डैश माइनस Q2 डैश। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि एफिशिएंसीज ऑफ हीट इंजन्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, नाउ एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन, जो हमारा इरिवर्सिबल हीट इंजन है, अगर हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालने पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ईटा इक्वल्स टू W अपॉन Q1, और W क्या था, W था हमारा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं किसकी, रिवर्सिबल हीट इंजन की, एंड एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, तो इसकी एफिशिएंसी को हम लोग डिनोट कर देते हैं ईटा आई से, और इसको डिनोट कर देते हैं ईटा आर से। तो ये बन गई W डैश अपॉन Q1 डैश। अब हमें दिख रहा था कि W डैश तो क्या है, Q1 डैश माइनस Q2 डैश, इसको हमने कर दिया Q1 डैश माइनस Q2 डैश, और नीचे Q1 डैश है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करें, अब हम लोगों को तो प्रूव करना है कि ईटा आर जो है, माने एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन जो है, वो इरिवर्सिबल हीट इंजन से क्या है, ज्यादा है, ये शो करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है, और हम लोग इसका कंट्राडिक्टरी प्रूव करके दिखाएंगे। माने हम लोग कुछ ऐसा प्रूव कर देंगे जिससे हमारी बात जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो क्या प्रूव हो जाए, गलत प्रूव हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट irreversible engine, irreversible heat engine is more efficient, is more efficient
देन रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट कौन है? इरिवर्सिबल। इसका मतलब ईटा आई हमने मान लिया कि ग्रेटर देन है किससे? ईटा आर से। ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें ईटा आई और ईटा आर की वैल्यू दिख रही है। इस ईटा आई और ईटा आर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलना है हमें? वी हैव ईटा आई की वैल्यू क्या थी? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ग्रेटर देन क्या था रिवर्सिबल का? Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अब क्या करें? अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है हमारा ये आर, जब इसका नाम ही रिवर्सिबल है तो जब ये ऊपर से हीट ले रहा है और कुछ वर्क डन करके नीचे हीट को दे रहा है, तो उसके बाद इसको उल्टा भी काम करना चाहिए था। नीचे से कुछ हीट लेनी चाहिए थी, उसके बाद अपने ऊपर कुछ वर्क परफॉर्म कराता और जो नई हीट क्रिएट होती उसको क्या करता? ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता। तो इसका मतलब ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर की तरह भी काम करेगा। कार्नोट रेफ्रिजरेटर कहिए या नॉर्मल रेफ्रिजरेटर कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि सिंस R is the reversible heat engine, R क्या है? रिवर्सिबल हीट इंजन है। और अगर ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करना है। देन इट कैन ऑल्सो वर्क एज कार्नोट रेफ्रिजरेटर using work done of irreversible heat इंजन। इरिवर्सिबल हीट इंजन का जो वर्क डन उसने किया था, उसी वर्क डन को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवर्सिबल हीट इंजन को दे रहे हैं और वो ऊपर की तरफ क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर करने वाला है। डायग्राम से ये बात क्लियर होने वाली है। डायग्राम यहाँ पे बनेगा क्या कि हमने एक बनाया अपना सोर्स, T1 टेम्परेचर पे है हमारा सिंक, T2 टेम्परेचर पे है। यहाँ पे क्या हो रहा था? Q1 हीट ली, हीट इंजन लगा हुआ है I, Q2 ट्रांसफर कर नीचे, कुछ वर्क डन किया जो कितना था? Q1 माइनस Q2, और यहाँ लगा था हीट इंजन R। इस हीट इंजन को इरिवर्सिबल हीट इंजन ने जो वर्क परफॉर्म किया था वो ट्रांसफर कर दिया। और ये क्या कर रहा था? नीचे से इसने हीट अमाउंट जो एक्सट्रैक्ट कर रखा है वो अब Q2 डैश है, और जो ऊपर हीट जा रही है वो कितनी है? Q1 डैश। ठीक है, तो मान लिया हमने यार इसने जो W किया है, वर्क किया है आई ने, वो Q1 माइनस Q2 था और ये दे दिया इसने किसको? R। लेकिन क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो Q2 डैश हीट लेता है फिर कुछ वर्क डन होगा और वो वर्क डन होने के बाद जो नया अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट होगा वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि इन दिस सिचुएशन क्या हो जाएगा? जो वर्क डन W है ये W डैश के बराबर हो जाएगा। माने जब रेफ्रिजरेटर भी नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है तो भी W डैश क्या होता है? Q1 डैश माइनस Q2 डैश। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया
अगर आई ड्राइव कर रहा था किसको, आर को, अगर इरिवर्सिबल हीट इंजन ड्राइव कर रहा था किसको, रिवर्सिबल हीट इंजन को एज आ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, तो वो जो वर्क डन कराएगा वो क्या होगा, सेम W इक्वल टू डब्ल्यू डैश, और W की वैल्यू क्या थी, Q1 माइनस Q2, W डैश की वैल्यू क्या थी, Q1 डैश माइनस Q2 डैश। अब जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि यार जो हमारा क्या है, Q1 माइनस Q2 है, ग्रेटर देन है Q1 डैश माइनस Q2 डैश से, तो ये अब क्या होने वाली है, कैंसिल होने वाली है। देयरफॉर इक्वेशन 3 implies that 1 upon Q1 is greater than 1 upon Q1 डैश। हम लोग को मिल गया ये। अब हमने क्या किया, इसको भेजा ऐसे और इसको भेजा ऐसे, तो ये बनेगा क्या, Q1 डैश ग्रेटर देन Q1, और अगर Q1 को ले आए इस तरफ तो हमको मिलेगा क्या, Q1 डैश माइनस Q1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि Q1 डैश की वैल्यू जो है वो हम लोग को दिख गई है, कितनी है, माइनस Q1। अगर Q1 डैश माइनस Q1 कर रहे हैं तो हम लोग को वैल्यू मिल रही है कितनी, 0। ठीक, अब अब क्या करें, अब हम लोग मान लेते हैं कि यार यहाँ पे ये दिख रहा है कि सिचुएशन क्या हो चुकी है, सिचुएशन ये हो चुकी है कि जब क्लासियस का जो हीट स्टेटमेंट होता है, क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या कहता है कि जब हीट का ट्रांसफर नीचे से ऊपर की तरफ कर दे रहे हैं हम लोग, तो यार कोई ठंडे ऑब्जेक्ट से अगर गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जा रही है तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, माने कि हीट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज फाइनल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ये क्या होता है, क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अभी सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की स्पेशल एक क्लास अलग से आएगी, लेकिन अभी यहाँ पे केवल स्टेटमेंट को ध्यान रखना है क्या, कि किसी ठंडी ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, किसी ठंडे से गर्म की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर करती है। तो हेयर क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वॉयलेट्स, क्या कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जा रहा है, वॉयलेट हो जा रहा है, माने इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब कि जो हमने माना है वो क्या है, गलत है, तभी ऐसा हुआ, नहीं तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, हमारा assumption क्या है, रॉन्ग है। और हमारा assumption था क्या, कि ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर, that means if our assumption is wrong then what we have, eta I is less than or equal to eta r। अब दो सिचुएशन बची है कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है कि लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है तो क्या करें अब हम लोग करते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर 4 और लेट करते हैं, लेट वी हैव एन another reversible heat engine R dash which replaced irreversible engine I, जिसने क्या कर रखा है, इरिवर्सिबल इंजन जो आई है इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तब क्या होगा, अब
ये वाला जो आर डैश है ये क्या करेगा, आर को ड्राइव करने के लिए आएगा। नाउ क्या होने वाला है, देयर फोर आर डैश इज ड्राइव ड्राइव बैकवर्ड, आर डैश को क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं बैकवर्ड बाय वर्क डन ऑफ आर। अगर आर डैश रिवर्सिबल है तो ये ड्राइव बैकवर्ड हो सकता है किसके वर्क डन से, आर के वर्क डन से, क्योंकि रिवर्सिबल हीट इंजन तो वापस भी चलता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि ईटा, जो हमारा ईटा आर डैश है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किसके, ईटा आर के। ईटा आर डैश क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ईटा आर। अभी इक्वेशन नंबर 4 में देखो क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 में ईटा आई से, माने जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है इससे हमने चलाया था किसको, रिवर्सिबल हीट इंजन को। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग चलाने जा रहे हैं ईटा, जो हम लोग रिवर्सिबल हीट इंजन आर डैश है उसको चला रहे हैं किससे, आर से। तो ईटा आर डैश लेस देन इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, क्या आ गया है, ईटा आर आ गया है। ठीक है, और अगर ड्राइव कर रहा है बैकवर्ड, नहीं यहाँ पे होगा ईटा आर, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा ईटा आर इज लेस देन इक्वल टू ईटा आर डैश। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 5। एंड क्या है हमारे पास, इफ आई बी द another reversible heat engine R dash, then according to equation 4, इक्वेशन 4 से हमें क्या मिल रहा है कि ईटा आर डैश जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा आर, आई को रिप्लेस कर दिया किससे हमने, आर डैश से, इक्वेशन नंबर बन गई 6। अब क्या होगा, अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 तो कह रही है कि लेस देन इक्वल टू दोनों में है, और ईटा आर डैश के बराबर है, ईटा आर डैश ईटा आर के बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन 5 और 6 क्या कह रही है, इक्वेशन 5 और 6 कह रही है कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या कह रही कि ईटा आर डैश जो है वो बराबर है ईटा आर के, माने कि टू रिवर्सिबल हीट इंजन acting between two same temperatures are equally efficient, are equally efficient। तो ये क्या हो गया, यहां से पता चल गया हमको कि ईटा आर डैश तो ईटा आर के बराबर है। तो देयरफॉर इक्वेशन 4 क्या इंप्लाई करेगी कि अगर ईटा आर डैश ईटा आई बराबर है तो अब ईटा आई की सिचुएशन क्या बची, केवल और केवल कि ईटा आई लेस देन ही होगा किसके, ईटा आर के। माने अगर दो सेम टेम्परेचर के बीच में रिवर्सिबल हीट इंजन दो काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी बराबर होगी, तो किसकी नहीं होगी, इरिवर्सिबल की नहीं होगी। इसका मतलब इरिवर्सिबल क्या होगा, केवल लेस देन की सिचुएशन बची है, तो क्या आ जाएगा, ईटा आई इज लेस देन ईटा आर, विच प्रूव्स द कार्नोट थ्योरम। ये क्या कर रहा है, कार्नोट थ्योरम को प्रूव कर रहा है। एक बार दोबारा से जल्दी से देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कार्नोट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमारा कह रहा है कि नो इंजन इज मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। माने रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वही क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, इरिवर्सिबल हीट इंजन से। ठीक, प्रूफ के लिए हमने एक सोर्स लिया, एक सिंक लिया,
एक हीट इंजन आई माना जो इरिवर्सिबल है, एक हीट इंजन आर माना जो रिवर्सिबल है। इसने हीट ली Q1 और हीट छोड़ी Q2, वर्क डन किया Q1 माइनस Q2। आर ने हीट ली Q1 डैश और हीट छोड़ी Q2 डैश और वर्क डन किया W डैश इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q2 डैश। दोनों की हमने एफिशिएंसी निकाली, एक ईटा आई एक ईटा आर। एक की वैल्यू आई Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दूसरी की वैल्यू आई Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश। अब हम मान लेते हैं कि यार सिचुएशन मान लेते हैं कि हमें प्रूव करना है ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। हम मान लेते हैं इसका उल्टा, ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर, और दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम मान लेते हैं कि आर क्योंकि क्या है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर की तरह भी वर्क कर सकता है। और जब इसको कार्नोट रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करा रहे हैं तो सिचुएशन ये माना जा रहा है कि जो ये वर्कडन कर रहा था कौन, आई, उस वर्कडन को हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं किसके ऊपर, आर के ऊपर, और वो उसकी एनर्जी से अब चलेगा। तो आई का जो वर्कडन था वो तो Q1 माइनस Q2 था, और आर ने यहाँ से Q2 डैश ली, W यहाँ से एब्जॉर्ब किया और Q1 डैश को कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया। क्या भेज दिया, Q1, यहाँ पे Q1 डैश है, Q1 डैश को क्या किया, ऊपर भेज दिया। तो अगर ऐसा हुआ इसका मतलब W किसके बराबर हो गया, W डैश के। और अगर W W डैश के बराबर हो गया तो Q1 माइनस Q2 तो किसके बराबर हो गया, Q1 डैश माइनस Q2 डैश के बराबर हो गया। तो इक्वेशन 3 में हमारे ऊपर दोनों Q1 माइनस Q2 और Q1 डैश माइनस Q2 डैश बैठे थे, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हम लोग को मिल गया 1 अपॉन Q1 ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 डैश। Q1 डैश ऐसे गया, Q1 इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसको ले आया इधर, तो Q1 डैश माइनस Q1 ग्रेटर देन क्या मिल गया, 0। माने कि यहाँ से आने वाली हीट और यहाँ से आने वाली हीट में डिफरेंस जब देखा गया तो क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्लासियस स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या हो गया, फेल कर गया। क्या होता है क्लासियस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि no process is possible whose sure result is final transfer of heat from cold body to hot body। माने कि हीट का ट्रांसफर कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं हो सकता है, हमेशा कहाँ से होगा, हॉट से कोल्ड की तरफ होगा। इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन जो था वो क्या हो गया, गलत। और अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो हमने मान लिया कि उल्टी सिचुएशन कंसीडर कर ली कि ईटा आई इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ईटा आर। ग्रेटर की सिचुएशन कैंसिल, बची दो सिचुएशन लेस देन और इक्वल। अब अब हमें हटाने पे फोकस करना है इक्वल को, तो बचना चाहिए केवल लेस देन। इक्वल कैसे हटेगा, इसके लिए हमने एक कोई दूसरा हीट इंजन मान लिया आर डैश, और जब आर डैश माना तो रिप्लेस कर दिया है उसको किससे, आई से। माने जो इरिवर्सिबल हीट इंजन था उसको हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया, आर डैश लगा दिया। और आर डैश क्योंकि रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो जैसे अभी आई ने आर को चलाया था, ऐसे ही अब हम मान रहे हैं कि आर आर डैश को चला रहा है। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि आर आर डैश को चला रहा है। अगर आर आर डैश को चलाएगा तो हमें मिलेगा क्या, ईटा आर लेस देन इक्वल टू ईटा आर डैश। ऊपर इक्वेशन 4 क्या कह रही, आई चला रहा था किसको, ईटा आई चला रहा था किसको, आर को, तो ईटा आई लेस देन इक्वल टू ईटा आर आया। यहाँ पे आर चला रहा है आर डैश को, तो ईटा आर लेस देन इक्वल टू ईटा आर डैश आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आई को रिप्लेस किया है हमने आर डैश से, तो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट क्या हो जाना चाहिए था, आई की जगह आर डैश लगा दें, तो ईटा आर डैश लेस देन इक्वल टू ईटा आर होना चाहिए था। तो जब हमने इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 का कंपैरिजन देखा तो यार हमको तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लेस देन का खेल क्या हो गया, खत्म। तो ईटा आर किसके बराबर हो गया, ईटा आर डैश के। ये क्या प्रूव किया, इसने प्रूव कर दिया कि अगर दो रिवर्सिबल हीट इंजन काम कर रहे होंगे कहाँ, किसी दो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में, तो उनकी एफिशिएंसीज बराबर होंगी। उनकी एफिशिएंसी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब किसकी बराबर नहीं होगी, इरिवर्सिबल की बराबर नहीं होगी। तो इसीलिए क्या मिल गया हमको कि ईटा आई इज लेस देन इक्वल टू क्या है, ईटा आर। ठीक, और ये क्या करता है, हमारी कार्नोट इंजन को, कार्नोट थ्योरम को प्रूव कर देता है। ठीक है, ये इसने क्या किया, हमारे
कार्नोट थ्योरम को प्रूव कर दिया। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।